वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आरआरबी एनटीपीसी के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के इस दौर में एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच हूं और यहां पर आज बहुत सारे नए सवालों का सॉल्यूशन भी करना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि हमारा यहां जो क्लास आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो और अगर आप लोगों को इसमें कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट में भी ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट का ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे। और अगर कोई कमी हो हमारे इस सॉल्यूशन के दौरान तो उसे भी बताने की कोशिश करें ताकि हम अगले वीडियो में उसे और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी की जो यहाँ पर जो आपकी एल्गोरिदम होती है वो इस प्रकार से है कि इसके जो सिलेबस होते हैं बहुत आसान ही होते हैं। लगभग मैथ जो है बहुत ज़्यादा भास्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ मैथ जो रिजल्ट मेकर मैथ होते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो ऐसे मैथ्स के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी बेहद ज़रूरी होती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ऐसे ही एक दो मैथ के कारण हम रिजल्ट में पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ मैथ्स को बार बार ला रहे हैं ताकि आप लोगों को ऐसे सभी मैथ्स और ऐसे सभी चीज़ों से अवगत कराया जाए जो कि आपको आने वाले समय में बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके रिजल्ट मेकर चीज़ बन सकती है। तो इस चैनल पर बने रहें और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आइए आज बढ़ते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूँ विजय सर और आप लोग हैं इस समय यहाँ पर मौजूद। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस दौर में। आज के इस सॉल्यूशन का जो पहला आपके मैथ हैं वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला आज का जो मैथ है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके रेलवे और अन्य कई एग्ज़ामों में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे सवाल विद्यार्थियों को खासा परेशान भी करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि 2x + 1/3x = 5 है तो 5x/6x² + 20x + 1 का मान कितना है। तो जब भी ऐसे सवाल को फ्रेंड्स आप लोग बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को बेहद ही ध्यान रखना पड़ता है कि इसके सॉल्यूशन को हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप लोग बहुत बार ऐसा भी देखते हैं कि कई बार सॉल्यूशन हम लोग यदि जो आपका ये वाला पार्ट दिया होता है, कई बार इस पार्ट से ही सॉल्यूशन करने से हमारा काम हो जाता है, लेकिन कई बार हमें इस पार्ट को सॉल्यूशन करने से हमें इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि आपका जो 2x + 1/3x = 5 ये जो वैल्यू दी गई है हमें इस फॉर्म को जनरेट करना होगा। अगर हम इस फॉर्म को जनरेट करते तो उसकी वैल्यू हम आराम से पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके ऊपर तो 5x है तो ऊपर की संभावना तो कुछ है नहीं, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे 6x² + 20x + 1 तो अगर हम वहाँ पर x को कॉमन कर दें तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से करें कि अगर 1/ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/3x, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 3x कॉमन कर लेंगे। तो अगर हम लोग 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपके तो 2x आ जाएंगे। और प्लस आप अगर यहाँ पर चूँकि 20 में हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके जो 20/3 आपके 3 हो जाएंगे, क्योंकि अगर 20/3 है तो 3 कट जाएंगे तो 20x हो जाएंगे। यहाँ पर फिर प्लस अगर इसके बाद आप देखें तो 3x तो हमने कॉमन ले लिया तो 1 के पास तो 3x है नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1/, जहाँ पे अगर 1 हो और हमने कुछ कॉमन ले लिया तो वहाँ 1/, उस चीज़ को हमें लिख देनी पड़ती है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे स्टूडेंट, तो देखेंगे आप लोग कि 2x + 1/3x आपको नज़र आने लगा है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर तो 2x + 1/3x की वैल्यू तो यहाँ पर आपको 5 दी गई है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बेहद ही आसान है, 5x/3x और जो आपके ये 2x + 1/3x की वैल्यू है उसे हमने 5 यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद आपके आ जाते हैं 20/3। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितनी आसानी से अब आपके ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन करना बेहद आसान है। x को तो हमने काट दिया, ये तो ख़त्म ही हो गई।
अब जो आपके रेस्ट यहाँ पर बच गए तो आपके यहाँ पर हो गए 5/, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3, और अगर हम यहाँ पर इसकी एलसीएम ले लें 3 तो आपके हो जाएंगे 5 या 15 और 20 यानी 35। तो ये 3 और 3 आपके कट गए तो आपके यहाँ पर बच जाते हैं 5/35। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 यानी कि 1/7 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गए इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये सवाल बेहद आसान तरीके से बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर है कि ऐसे सवालों के सॉल्यूशन पर रेगुलर आप लोग ध्यान दें। तो बढ़ते हैं आज के इस सेक्टर के अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ जो आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, तो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकेंड में और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सवाल है। कई बार ऐसे सवाल में हम लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होती है स्टूडेंट कि सवाल को बनाने में हम लोग ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करनी है, बहुत नॉर्मली चलनी है, और वो तब संभव होता है जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आप इस सवाल में क्या देखेंगे कि 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकेंड में और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार किया। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि जब प्लेटफार्म वहाँ पर उसके लिए आ गया तो उसे 14 सेकेंड लगे, लेकिन जब खुद की लंबाई यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पार कर रहा है ट्रेन, यानी कि वो खुद की लंबाई को पार कर रहा है, तो खुद की लंबाई को पार करने के लिए 10 सेकेंड ही लग रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर एक प्लेटफार्म लग गया तो वहाँ पर 4 सेकेंड उससे बढ़ गए। तो ये 4 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की है, इस 4 सेकेंड में उसने 50 मीटर दूरी तय की है। तो 4 सेकेंड में अगर 50 मीटर दूरी तय की है तो यहाँ पर अगर हम इसकी चाल देखेंगे तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय होती है, यानी कि 50/4 हो जाती है। तो 50/4 ये तो मीटर प्रति सेकेंड है, और जब हम मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 दाही आपके ये हो जाएंगे 5 दाही 50, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 से ये आपके 9 बार में कट गए। तो यहाँ पर आपके 9 बचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी में हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर देखिए कि ये सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस ले लेते हैं तो ये हिसाब आपके लिए हार्ड हो जाएगी। तो अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ भी आपको ये चीज़ बहुत आसान लगती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि एक मोटर बोट 9 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में तय करने में 2 घंटे, धारा की दिशा में तय करता है तो आपको 9 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में, और धारा के विपरीत दिशा में आपके तय करने में 6 घंटे लेती है। तो धारा की गति पूछी जा रही, यानी कि आप एक बात तो जानते हैं कि जब भी कोई आपके बोट, मोटर बोट या बोट जो भी है, जब अगर धारा की दिशा में जाती है तो मान लो अगर धारा की चाल y है और नाव की चाल x है, तो यहाँ पर जब ये धारा की दिशा में जाएगी तो x + y यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को हमें प्लस करना होता है। लेकिन जब आपके विपरीत में आती है तो नाव के चाल में धारा के चाल को हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके देखिए 9 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में तय करने में 2 घंटे लगते हैं, तो यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर होंगे, 4.5 किलोमीटर। सोची जाए कि अगर हम 9 किलोमीटर को 2 घंटे में कर रहे हैं तो यानी कि 1 घंटा में हम कितना कर रहे हैं, 4.5 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। यानी कि आपके नाव की चाल और धारा की चाल मिला करके 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर हो जाता है। तो यानी कि प्रति किलोमीटर घंटा जो चाल है आपके, है ना, प्रति ये जो आपके 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए वो आपके 4.5 हो गए। यानी कि जब ये नाव आपके धारा के दिशा में जा रहा है तो x + y 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया, 4.5। और जब यही आपके विपरीत दिशा में आता है, यानी कि जब वो x - y कर रहा है, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वो विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे लेती है।
तो 6 घंटे कितनी दूरी को तय करने में ले रही है? 9 किलोमीटर को 6 घंटे में ये तय कर रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर 9 किलोमीटर में ये 6 घंटे लगाती है तो यानी कि प्रति घंटा ये कितना चल रहा है? 1.5 किलोमीटर। यानी x माइनस वाई जो है वो आपके लिए 1.5 है। बस ये आप अगर प्रति घंटा जो निकाल लेते हैं वही तो आपकी चाल होती है। आपको हमेशा क्या ध्यान, हम उतनी कैलकुलेशन क्यों करने जाएंगे? हमको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, वही तो चाल होती है। हम चाल को क्या लिखते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग यही होता है कि कोई चीज़ 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है। तो हम अगर जान गए 1 घंटे में इतनी किलोमीटर चल रही है तो वही तो हमें जानना है, तो हम उसको सोल्यूशन क्यों करने जाएंगे? हम क्यों उसमें समय अपना वेस्ट करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करते, सीधा अगर हम ये कैलकुलेट कर लिए तो बहुत आसान चीज़ है। अब अगर यहाँ देखिए आपको 9 प्लस धारा 4.5 और 9 माइनस धारा 1.5, तो ऐसा जब भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो तो यहाँ पर आपको धारा की गति निकालनी है। धारा गति यानी y। तो जब आप y निकालेंगे तो इस दोनों को घटा के यानी 4.5 में 1.5 घटा देंगे तो 3/2 यानी कि आपके हो गए 1.5। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो गई। और इसी जगह पे अगर आपको कहा जाता मोटर बोट की चाल, तब इस दोनों को हम लोग जोड़ के बटे 2 करते, यानी 4.5 प्लस 1.5 यानी कि 6/2, यानी जो आपके बोट की चाल होती वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती और जो आपके धारा की चाल हो गई वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से आपके बीच एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने जो आपको आज पहले क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसी टाइप की यहाँ पर एक क्वेश्चन नज़र आ रही है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर से हम आइए देखते हैं कि यदि 4x प्लस 1/x बराबर 5 और x नॉट इक्वल टू 0 है। ये लिखने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो किसी भी संख्या के नीचे 0 होने पर तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं होगा, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, हम लिख देते हैं कि जहाँ भी अगर बट्टे में x हो तो वहाँ पर हमें इस बात को दिखाना पड़ता है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हम लोग यहाँ पर अब ये देख लें, तो यहाँ पर क्या है कि तो 5x/4x² प्लस 10x प्लस 1 का मान कितना है। तो आइए अब इसको देखते हैं। अगर यहाँ पर 5x/4x² प्लस 10x प्लस 1 है तो हम लोग उसी तरह से फिर इस समय करेंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर में 5x को हमने यहाँ पर रहने दिया। तो यहाँ गौर कीजिए, यहाँ आपको 1/x है, तो यहाँ पर 1/x है और 4x भी लाना है। तो 4x लाना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, केवल x ही कॉमन करेंगे। गौर करना है आपको कि 4x² में हमें 4x को बचाना है, तो x कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4x प्लस 1/x है। तो 4x हमको यहाँ पर लाने के लिए केवल x ही कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर अगर x कॉमन करेंगे तो मेरा यहाँ 4x आ गया, समझ में आई बात। और जब यहाँ पर हम अगर यहाँ पर 10x है और आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या चीज़ बच जाएगी, 10 बचेगी। और प्लस अब अगर यहाँ पर 1 है तो ये आपके यहाँ पर क्या बच जाएंगे, x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1/x बच जाएंगे। तो आपने यहाँ पर x को कटा दिया। अब आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5/। अब अगर आप देखें 4x प्लस 1/x, तो 4x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको 5 दी गई है और आपको जो प्लस यहाँ पर बच गए 10। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, आपके यहाँ पर वैल्यू हो गए 5/10, 5 15। तो 5 एक कम 5, 5 तिया 15। तो इसकी जो आंसर हो गई वो 1/3, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। तो उम्मीद है देखा आपने कितनी मतलब इस तरह की हिसाब को हम लोग कितनी आसानी से बना सकते हैं। और अगर ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो उम्मीद है कि आगे ऐसे सवालों में आप लोगों को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो आज के यहाँ पर आप लोगों के लिए सेट का है वो है कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें
और एक काम को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये भी सवाल, ऐसे सवाल भी बहुत यहाँ पर कई बार पूछे भी जाते हैं, और इस तरह के सवाल में अक्सर स्टूडेंट खुद को बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि अलग अलग बात आ जाती है। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बेहद ही सुपर लॉजिक तरीके से इसे बता देता हूँ, और बेहद ही आसान तरीके से, ताकि आगे आप लोगों को कभी इसमें कोई परेशानी ना रहे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो ए अकेला काम करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं। उसी काम को जब बी अकेला करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। तो मान लो अगर हम यहाँ पर एक ऐसा काम मान लें, तो 15 और 9 है, तो हम लोग यहाँ पर एक 45 मान लेते हैं। अगर 45 काम हो जाए तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि ए डेली कितने काम कर पाएगा, डेली 5 काम के हिसाब से कर पाएगा, तब 9 पच्चे 45। और बी जो है डेली आपके 3 ही काम कर पाएगा, तो 15 तिया 45। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल आपकी में जो आपके यहाँ पर सेंटेंस है कि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें। तो ये बात तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक एक दिन बारी बारी से, इसका मतलब होता है कि आज ए आएगा तो कल बी आएगा, कल फिर ए नहीं आएगा, कल बी आएगा, और कल फिर बी आएगा तो परसों फिर बी नहीं आएगा, परसों ए आएगा। इसे हम लोग बारी बारी से कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ए अगर अकेले आया है तो ए तो 5 काम करेगा, तो 5 काम करके वो चला जाएगा, और फिर जब परसों बी आएगा तो वो तो 3 काम ही करेगा। तो इस तरह से 2 दिन में यहाँ पर ए और बी मिलके 2 दिन में तो आपके यहाँ पर कितने काम होंगे, तो 2 दिन में आपके पास 3 8 ही काम हो जाएंगे। तो अगर 2 दिन में 8 काम होते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल है 45 काम। तो 45 काम है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले अगर 8 काम 2 दिन में होते चले जाए, तो अगर हम 5 गुना समय ले ले, यानी कि 2 पंचे अगर हम इधर 10 दिन ले ले, तो आपके यहाँ पर 8 पंचे 40 काम हो जाएंगे। तो आपने देखा कि 10 दिन में आपके इस तरह से 10 दिन में 40 काम होगा, यानी 5 3 8, फिर 5 3 8, फिर 5 3 8, इस तरह से 10 दिन तक जाएगा। तो 5 दिन ये 25 काम, और वो उधर 5 दिन में 5 तिया 15 काम, तो आपके ए और बी मिला के 40 काम कर देगा। अब देखिए, जब 10 दिन में 40 काम हो जाएगा तो 11वां दिन जो होगा वो फिर ए आएगा। तो 11वां दिन में आपके पास काम भी कितना बचा है, 45 में तो 40 काम हो गया है, तो आपके पास काम अब बच गया 5। और 11वां दिन में जो है आपके वहाँ पर जब ए आएगा तो ये तो 5 काम कर सकता है, तो वो क्या करेगा, 11वां दिन में जो आपको 5 काम ये कर देगा, यानी कि पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगे, 11 दिन लगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो देखा कितनी आसानी से ये सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखे होंगे तो ज़रूर आगे ऐसे सवाल को आसानी से बना सकेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि यहाँ पर हमारा भी एनर्जी जो है वो बढ़ता रहे। आप ही लोग के ऊपर तो एनर्जी होती है। और दोस्तों, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों मित्रों से भी कहें कि अगर फ़ायदे की बात लग रही है तो अपने साथियों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। आपने देखा कि राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा, और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। यानी कि पहले पत्नी को दे दिया, फिर पुत्री को दे दिया, उसके बाद जितना भी बच गया वो अपने पुत्र को दे दिया। तो यदि पुत्र को 6400 रुपया मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी। तो से अंत में पुत्र को जो हिस्से में आया तो वो 6400 रुपये मिला। तो इसका मतलब कुल संपत्ति क्या थी। तो यहाँ पर हम लोग आइए कुल संपत्ति हम लोग निकालेंगे, यानी मूल संपत्ति यानी कुल संपत्ति, उसकी कुल संपत्ति क्या थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पुत्र को कौन सा भाग मिला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्नी का हिस्सा। तो पत्नी के लिए उसने 1/3 भाग दिया, तो पत्नी को उसने 1/3 दिया। तो अगर उसके पास 3 रुपये थे
तो 1 रुपये उसने पत्नी को दे दिया। तो पत्नी को देने के बाद जो उसके पास शेष बचे वो यानी कि 2/3 शेष बच गए, कुल संपत्ति का 2/3। तो शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा, यानी जो शेष है शेष का 3/5। तो यहाँ पर 3 आपके कट गए तो आपके हो गए 2/5, यानी 2/5 जो है वो आपके पुत्री के हिस्से में आ गया। यानी शेष का जो आपको 3/5 कितना हो गया, यानी पुत्री को 2/5 भाग मिला। तो अब अगर हम पत्नी और पुत्री दोनों का जोड़ ले तो उसके बाद आपके पता चलेगा कि पुत्र को क्या मिला। तो पत्नी और पुत्री मिला करके आपको अगर देखा जाए तो 1/3 और प्लस 2/5, तो ये आपके कितने हो जाएंगे। अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ एलसीएम 15 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर 5 तिया 15 तो 5 और यहाँ पर आपके 6 यानी 11/15 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अगर 11/15 तो इसने पत्नी और पुत्री को 11/15 दोनों मिलाकर दे दिया, यानी कि 15 अगर उसके पास टोटल रुपए थे तो उसमें से 11 रुपये इसने तो पत्नी और पुत्री को दे दिया। तो रेस्ट इसके पास क्या बचते हैं, अब जो शेष बचता है वो उसके पुत्र के लिए, तो वो शेष बचा 4/15, क्योंकि 11/15 तो उसने 15 में से 11 तो उसने बांट दिया, तो अब 15 में से 4 बच गया उसके पास। तो ये जो 15 में से 4 मिला तो वो पुत्र का कितना हिस्सा हुआ, 6400, यानी इस 4 की जो वैल्यू है वो 6400 हो गई। तो कितने गुना ज़्यादा हो गए, 4 से ये 1600 बार में कट गए। तो अगर 4 की वैल्यू 1600 है तो कुल यहाँ पर आपके 15 हो गए। तो 15 गुना अगर हम लोग 1600 कर दे तो आपके यहाँ पर जाएंगे 24,000, यानी कि 24,000। ऑप्शन नंबर सी हो गया इस सवाल के सही जवाब। तो उम्मीद है कि इसका भी सोल्यूशन आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहें। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके लिए आ गया है कि किसी कक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 और अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। अब पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा जो प्राप्त अंक का औसत है वह क्या है। तो आइए हम लोग इसे भी लॉजिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट, कि आपने यहाँ पर देखा जो किसी कक्षा में 8 विद्यार्थियों का जो प्राप्त औसत है ये 8 विद्यार्थी का 51 है और आपके जो रेस्ट 9 विद्यार्थी हैं उसका औसत आपके जो है 68 है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि तो पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे 17 विद्यार्थी है उसका एक औसत हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे कि 51 68 है तो यहाँ हम लोग इसके बीच में एक 60 हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि जो आपके पूरे जो क्लास में जो विद्यार्थी हैं यानी कि पूरे 17 विद्यार्थी उसका जो औसत है वो यहाँ पर 60 है। तो इसे हम लोग 60 मान लिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ये आपके पहला जो है 51 ये आपके 60 से कितना कम है, 9 कम है, तो ये -9 हो गए। तो -9 अट्ठे यानी कि ये आपके लिए -72 हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 60 से कितना ज़्यादा है 68, 60 से 8 अधिक है। तो जब ये 60 से 8 अधिक है तो ये आपके 8 नमा कितने हो गए, 8 नमा ये भी 72 हो गए। लेकिन ये आपको +8 हो गए तो ये आपके +72 हो गए। तो +72 - 72 0। तो इसलिए यहाँ पर यानी कि अगर एवरेज 60 माना हम लोगों ने तो एक्स्ट्रा तो कुछ शेष नहीं निकला जिससे कि हम लोग एवरेज बनाते। तो इसलिए यहाँ पर 60 ही आपके जो कुल 17 विद्यार्थियों का प्राप्तांक हो जाएगा वो 60 ही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आई होगी। पहले हम लोग देखेंगे कि एक औसत हम लोगों को अपने मन से कुछ ले लेनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर 60 मान लिया तो आप 61 62 63 जो मन में आए मान सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके यहाँ पर खुद ब खुद वो 60 पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अगर हमने 60 माना तो ये पहले 8 विद्यार्थी का जो औसत 51 है तो वो 60 से 9 कम है, तो इसमें 72 की कमी हो गई। और ये 68 आपके 60 से 8 अधिक है तो ये 72 अधिक हो गए। तो कुल मिलाकर इसके बीच का गैप 0 हो गया। तो औसत 60 ही औसत जो है वो 60 ही रह गई।
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल जो है आपका यहाँ पर आपके यहाँ देख रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो आपका है 22 और अंतिम पद जो है वो 11 है। यदि योगफल 66 है तो अनुक्रम में पदों की संख्या क्या होगी। तो बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ अगर देखें आप लोग तो पहला टर्म जो होता है यानी समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब एपी। तो एपी का जो पहला टर्म तो एपी का पहला टर्म यानी कि ए, तो ए जो यहाँ पर हो गया वो ए बराबर आपके हो गए पहला टर्म 22 और जो अंतिम पद होता है उसे हम लोग एल लिखते हैं, एल या ए एन भी लिखते हैं, या हम लोग इसे एल लिखेंगे या इस तरह से हम लोग ए एन भी अंतिम पद को लिखते हैं। तो ए एल जो है अंतिम पद वो आपको 11 है और योगफल आपको दी गई है 66। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अनुक्रम में पदों की संख्या, यहाँ सॉरी जो अंतिम पद है वो -11 है क्योंकि यहाँ माइनस थोड़ा छोटा रूप में दे दिया गया। तो अनुक्रम में पदों की संख्या, तो चूँकि योगफल जो होता है वो SN हो जाता है तो SN की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों की कितनी दी गई है, SN की वैल्यू यहाँ पर 66 दी गई है। तो SN बराबर अगर 66 है तो SN का फॉर्मूला आपके लिए हो जाता है n/2 ब्रैकेट में a + an। आपको हमेशा ये शॉर्ट फार्मूला याद रखनी है कि जब भी योगफल होगी तो योगफल की जो सबसे शॉर्ट फार्मूला होती है n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। तो यहाँ पर हमें n की तो वैल्यू निकालनी ही है, लेकिन पहला पद आपके लिए यहाँ पर 22 हो गए और अंतिम पद -11 है तो बराबर आपके हो गए 66। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो n/2 × 11 बराबर हो गया यहाँ पर 66। तो 11 छा के यहाँ 66 हो जाएंगे तो n बराबर आपके 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो बी यहाँ जो है आपके ऑप्शन बी 12। तो यहाँ पर आपने देखा कि n की वैल्यू कितनी आसानी से निकल गई। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से ये आप लोगों को यहाँ लॉजिक ये याद रखनी होगी कि जो योगफल होता है आपको एपी का वो आपको n/2 ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद होते हैं। तो यहाँ पर तो आइए अब अगला सवाल को देखते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 दी गई है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगला सवाल जो है स्टूडेंट, यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लसो क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर चूँकि आप देख रहे हैं थोड़ा सा मिसिंग हो गई, महत्तम और महत्तम हो गया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में आपको लसो लिख दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी आप जानते हैं कि इसकी एक फॉर्मूला होती है, दूसरी संख्या जब भी हम लोग निकालते हैं तो लसो गुना मसो बटे पहली संख्या। तो यहाँ पहली संख्या ना देकर आपको ये कहा जा रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग दे तो 44 होता है। यानी कि अगर पहली संख्या a है तो हम a को 2 से भाग दें तो वो आपके हो जाएंगे 44। तो यानी कि a बराबर कितने हो जाएंगे, तब a की वैल्यू 88 हो जाएगी। यानी सवाल के हिसाब से अगर हम पहली संख्या को 2 से भाग दें तो 44, तो यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 88 हो जाएगी। तो अब हम दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे, यानी b बराबर, तो आपके लसो जो है आपके हो जाएंगे 44 मसो और लसो आपके हो गए 264 और बट्टे में आपको पहली संख्या आपकी हो गई 88। तो 44 दूनी 88 और 2 से आपको हो जाएंगे 132। तो 132 जो हो गए वो आपके हो गए ऑप्शन सी सही जवाब इस सवाल के। तो उम्मीद है इसे भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है,
तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो बेहद ही अच्छा सवाल है। आइए मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इसे मैं समझाता हूँ। तो यदि आपको 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है कि 2 गुनी आपको कितने वर्षों में होती है, 15 वर्षों में होती है। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लोगों को कितने गुनी करनी है, 8 गुनी करनी है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है स्टूडेंट कि जैसे कि अगर 2 है तो 2 से 8 यानी कितने पावर होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा हम लोगों को जो होती है वो ब्याज के ब्याज पर चलती है, यानी इसे हम लोग टू दी पावर n में लेकर चलते हैं। तो 8 गुनी है तो 2 पर पावर 3। तो जब भी आपके यहाँ पर जितने भी पावर होंगे वो पावर इस तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15, अगर 2 पर पावर 3 है तो 15 तिया 45, यानी कि 45 वर्ष आपको लगेंगे 8 गुनी होने में। तो समझ में आ गया होगा। यानी अगर 4 गुनी यहाँ पर होती तो 2 पर पावर 2 होते तो 15 दूनी 30 साल होती। तो 8 गुनी है तो 2 पर पावर 3 हो गए, इसलिए यहाँ पर आपको 15 तिया 45 साल हो गए। तो यहाँ पर आज जो है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, चूँकि यहाँ पर चूँकि ज़्यादा समय हो गया है इसलिए आज के लिए हम लोग यहाँ पर बस इतना ही सवाल रखेंगे और मिलेंगे हम आपसे एक नए सेट और कुछ और भी बेहद ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा सवालों के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।